आरबीएसटी बोर्ड राजस्थान में जो हिंदी मीडियम स्कूल होती हैं मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। मैंने धक्के देकर पास किया था एंड मुझे आईटीआई और आईआईटी दोनों में डिफरेंस नहीं पता था। मैं डायरेक्टली गांव के लड़कों में सिलेक्शन नहीं होता है, फालतू के रुपए खराब हो जाएंगे और कुछ नहीं है। गोट 65% इन 10th क्लास। मुझे जस्ट ना हवा में आ गए फर्स्ट टाइम हॉस्टल में जाकर जस्ट 0.4% की वजह से मुझे वापस से ड्रॉप लेना पड़ा क्योंकि मैं कॉलेज नहीं ब्रेक हो गया था, जिस वजह से मेरा लिक्विड वगैरह निकल के आता पड़ा था। मतलब शायद था तो 21 मई को मेरा इसका सर्जरी हुआ था सुबह 11 बजे एंड तो जब मेरा एग्जाम था 24 मई को तब मेरे आंख पे पट्टी लगी हुई थी। मैंने एक अच्छे एग्जाम दिए बोल सकता हूँ। तो मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं होगा। जब मैं जेईई प्रिपरेशन करने गया था तब भी मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि नहीं होगा, तुम्हारा तो 65% है, तुम्हारा तो 65% है, तुम क्या कर पाओगे। जो हमारा लगता तो 90% वाला ही कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मैं डिप्रेशन में चला गया। अगर मैं आपको बताऊं 25 एपिसोड मैंने कंटिन्यूअसली देखे। आपको बता बोले चाचा क्या बोले, मामा क्या बोले, ताऊ क्या बोले, तो तुम्हारी लाइफ जेईई तो करना ही करना है, प्लस भी तुम्हारे कंप्लीटली साथ में करना है। तो सब घायल तो यहाँ पे हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ पे हर एक परिंदा है, पर जो गिर के उठा वही तो जिंदा है। हेलो नरेंद्र, कैसे हैं आप? एकदम जबरदस्त। आप बताओ यार क्या चाल है? बिल्कुल बढ़िया नरेंद्र, वेलकम टू शकुंताज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाल के हमको दिया और आज आप हमारे साथ हैं। आपकी जो स्टोरी है, जो पूरा हार्ड वर्किंग जो स्टोरी है, स्ट्रगलिंग स्टोरी है जेईई को लेकर, आप आज हमारे साथ शेयर करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। श्योर, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ जो भी आप पूछना चाहेंगे मेरे से। मतलब काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, तो जरूर हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं। मतलब काफी लोग इससे इंस्पायर होंगे। आई फील कि बहुत सारे लोग इससे हो सकता है इंस्पायर हो, तो प्लीज चलिए। बिल्कुल नरेंद्र, अभी कोविड की सिचुएशन कैसी है वहाँ पर? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन अगर आपको बताऊं तो यार मेरा नाम नरेंद्र है। करंटली मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से। तो यहाँ से अभी कोविड की सिचुएशन इस बार जो गांव है उनमें भी हालत खराब है, जैसे आई थिंक आप जानते होंगे। और मैं आपको बताऊं मुझे खुद कोविड हुआ था अभी जस्ट इसके लास्ट मंथ के अप्रैल के लास्ट में एंड ऑलमोस्ट मैं अभी भी 12 तारीख को मैंने रिपोर्ट करवाया था, वो भी मेरा पॉजिटिव। तो आई थिंक अभी तक मैं नेगेटिव हो गया होगा। मतलब अभी मुझे कोई इश्यू नहीं है, वैसे सब सही है, कोई टेंशन नहीं है। तो वही है कि जो लापरवाही थोड़ा सा लेते हैं उनको लिए दिक्कत है। अगर टाइम टू टाइम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो इतना कोई इशू नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यार आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे बिल्कुल जल्दी से। ओके नरेंद्र, आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? जरूर। सो फ्रेंड मेरा नाम नरेंद्र है एंड मेरा जो बेसिकली चाइल्डहुड स्टडी है वो मेरे गांव में, यहाँ पे मैं बिलोंग जहाँ से करता हूँ वहीं पे हुआ है। एंड मैं चूरू राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ राजस्थान, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली। एंड मेरा जो 9th 10th क्लास तक का स्टडी है वो यहीं रहा है। आफ्टर 10th मेरा जेई का प्रिपरेशन, मैं सीकर नाम से एक जगह है, मतलब सिटी है राजस्थान में, वहां से मैंने जेई का प्रिपरेशन लिया है 3 साल। एंड आफ्टर 10 आई वाज क्वालिफाइड इन 2015 आईआईटी रुड़की मुझे मिला। और वहां से फिर मैंने अपना मेरा जो कोर्स है मैंने कंप्लीट, ऑलमोस्ट इस बार मेरा फाइनल है जहाँ से मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूँ। सो ओके नरेंद्र, हम बिल्कुल आपके जो बेसिक था 10th स्टैंडर्ड वहां से स्टार्ट करना चाहूंगा मैं, क्योंकि उसी के बाद से सब लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं आईआईटी जेईई के लिए। सो 10th स्टैंडर्ड में आप कैसे स्टूडेंट थे? एक एवरेज स्टूडेंट, मतलब आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी 10th स्टैंडर्ड में? हाँ, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने स्टोरी अगर कनेक्ट करूँ आपसे, तो मैं 10th क्लास से पहले 9th क्लास तक मैं जो हमारे आरबीएसटी बोर्ड राजस्थान में जो हिंदी मीडियम स्कूल्स होती हैं मैं वहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ। जो मेरा गांव है वहीं पे 9th क्लास तक की मेरी एजुकेशन रही है। तो तब तक तो यार मुझे कुछ भी इस टाइप का कुछ पता भी नहीं था, एजुकेशन में लेके मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था कभी उस तब तक इतना कुछ। आफ्टर 9th क्लास 10th क्लास मैंने चूरू से, हमारे वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है एवीएम आदर्श विद्या मंदिर, वहां से मैंने किया था। एंड वहां पे थोड़ा सा मुझे मैथ में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ था इन 10th क्लास। इस तब तक मुझे और कोई स्टडी में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं आता था, जस्ट मैथ में मुझे मैथमेटिक्स जो था वो मेरा अच्छा होना स्टार्ट हो गया। बिकॉज ऑफ कि मेरे घर में मेरे ब्रदर थे, वो भी मेरे जो बड़े भैया है उनका भी थोड़ा सही था मैथ्स, उसकी वजह से फिर धीरे धीरे मेरा वहां से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। तो आप 10th क्लास का जब रिजल्ट आया तो मैथ्स में अच्छे मार्क्स थे। बाकी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने धक्के धक्के पास किया था एंड ये बात हो सकता है बहुत लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट उसके तब तक मुझे आईआईटी का कोई आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद में मैं सीकर, हमारे पास में एक डिस्ट्रिक्ट दूसरा पड़ता है, वहां पे मैं पहुंचा जस्ट इसलिए कि मैं कभी सिटी से पहले बाहर नहीं निकला था, तो मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना था। और घर पे कुछ बहाने चिपकाए इधर उधर के, मतलब भी बहाने मार के हम लोग गए। और मैं वहां पे जाके मेरे एक साथ में मेरे कजिन था जिसके साथ मैं वहां सीकर आया था फर्स्ट टाइम। वहां के मैंने कई सारी नई चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करी। मैं थोड़ा बहुत घूमना फिरना बाहर निकलने लगा, तो 2 से 4 दिन हम लोग ऐसे 2 4 दिन घूम रहे थे इधर उधर। तो एक दिन हम लोग चाहा कि जो आईआईटीज की जो कोचिंग का जो एरिया था वहां पे एक दिन पहुंच गया ऐसे घूमते घूमते। और वहां पे फिर जब एडमिशन का जब टाइम चलता है तो जो कोचिंग्स वगैरह होती हैं वो काफी अपने जो जिनको जैसे उनको न्यू पर्सन दिखता है उनको वो ले जाते हैं साथ में, ताकि उनको आइडिया रहे। तो उस हिसाब से हमको भी कोई पर्सन मिले कि आप भी एडमिशन कराने आए क्या, पता नहीं यार इस टाइप से, तो वो भी हमको ले गए मतलब साथ में कोचिंग में। और मैं फर्स्ट टाइम आईआईटी की कोचिंग में गया था, मतलब वहाँ पे बोल सकता हूँ एक गुरुकुल नाम से सीकर में कोचिंग है, उसमें फर्स्ट टाइम मैं जब गया तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था आईआईटी क्या होता है। दैट टाइम मुझे आईटीआई और आईआईटी दोनों में डिफरेंस नहीं पता था, लिटरली नहीं पता था। मैं कोचिंग में गया हूँ तब तक, एंड वहां जाके मुझे समझ में आया कि इस टाइप से बताना स्टार्ट किया उन्होंने, आईआईटी ये है वो है, तो थोड़ा सा मुझे क्लियर होना स्टार्ट हो गया आईआईटी एंड आईटीआई में कुछ डिफरेंस होता है। ये मुझे पहले दिन स्टार्ट फर्स्ट डे समझ में आया।
ओके। आफ्टर देन मतलब वहां से मैंने एक डिसीजन लिया कि यार वहां 2-3 दिन मुझे पता चला कि आईआईटी कुछ अच्छी बढ़िया मतलब अभी कॉलेजेस वगैरह होती है जहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं। देन वहां से मैंने एक डिसीजन लिया कि हाँ मैं जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। सो तो वहां पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है मतलब क्योंकि मेरी फैमिली में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे फादर जस्ट मतलब 8th क्लास है एंड कोई मेरी मम्मी एजुकेटेड नहीं है एंड रिलेटिव्स में भी कोई बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, तो आईआईटी वाईटी तो जानते नहीं कोई। तो जब मैंने पापा को बताया कि पापा मुझे प्रिपरेशन करना है इस टाइप से ये है, तो पापा ने राय लेने पहुंच गए। पापा एक मेरे जैसे होता है ना कि भाई फादर जैसे रिलेटिव्स होते हैं उनसे पूछना उसने स्टार्ट करते हैं। तो मेरे फादर जो है मेरे मतलब मैं बोलूंगा तो नहीं हालांकि बट मेरे एक जैसे फूफा जी है वो कोटा जॉब करते थे। सो वहां पे क्या हुआ कि उनको पता सुना हुआ था क्योंकि कोटा फैक्ट्री आपने देखा ही होगा। बिल्कुल। उसके बाद में पापा को उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी चीज होती है आईआईटी, मतलब डायरेक्टली गांव के लड़कों का सिलेक्शन नहीं होता, इतना फालतू के रुपए खराब हो जाएंगे और कुछ नहीं है। तो इस टाइप से मतलब एक मोरल डाउन जो होता है वो कर दिया गया मतलब ही। और पापा ने मुझे मना कर दिया कि बेटा अभी प्रिपरेशन नहीं कराएंगे, रहने दो यहीं से बीएससी कर लो। बट मेरा एक जिद था पर्सनल कि नहीं पापा मुझे प्रिपरेशन करना है मतलब करना ही है। देखो मेरा एक एटीट्यूड रहा यार सिद्धार्थ बचपन से ही कि मैं जो चीज ठान लेता हूँ कि मुझे करना है, मतलब फिर दुनिया इधर हो या उधर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो करना होता है। बिल्कुल, तो इसी बहुत अच्छा एटीट्यूड के साथ में एटीट्यूड मैं बोला आपका। नहीं पापा मुझे प्रिपरेशन करना है मतलब करना है। सो बस वहीं से जर्नी स्टार्ट, फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई कि अब सबसे बड़ा सामने चैलेंज मुझे ये आया कि जब मैं मेरे बैच में 500 लोग थे, मतलब जब हम लोग 11th क्लास में प्रिपरेशन करने गए, वहां पे सिर्फ अपने स्कूल्स के टॉपर आए हुए थे। सब अपने स्कूल्स के टॉपर आए हुए थे ऑलमोस्ट। एंड आई गोट 65% इन 10th क्लास, मुझे जस्ट 65 या 66 के आसपास परसेंटेज मेरी 10th क्लास में रही हुई है। मेरे लिए वो बड़े डिफिकल्ट मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब वहां पे उन लोगों को मतलब कहीं ना कहीं compete कर पाना, क्योंकि मेरा बेस स्टडी अच्छा नहीं था। अब जो ऑब्वियसली बात है जिसने जो एक 90% बना के आ रहा है तो उसका बेस स्टडी अच्छा है तो वहां पे कैच जल्दी कर जाएगा। मुझे बहुत सारी दिक्कत है स्टार्टिंग में। सेकंड मुझे प्रॉब्लम था इंग्लिश का, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था इंग्लिश का। मैं आपको बता सकता हूँ कि अब मेरी अगर ये जो भी फ्रेंड्स इस इंटरव्यू को देख रही हैं, जो लोग जेई का इंग्लिश को लेकर थोड़ा इश्यूज जिनको रहता है कि यार मतलब ये जो बुक्स आती हैं वो सारी इंग्लिश में आती हैं, मटेरियल अच्छा इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में मतलब थोड़ा सा। तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं, आप हिंदी में भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब मैंने हिंदी के अंदर ही एग्जाम दिया है, हिंदी में ही प्रिपरेशन करी है। तो फिर मेरी वहां से जब जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट टाइम जो मेरा रैंक आया था, जो हमारे से कोचिंग में क्या होता था हर 15 डेज में एग्जाम लगता था। तो बिल्कुल। आउट ऑफ 500 मेरा रैंक था कुछ 450 प्लस, मतलब 450 से ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट 460 के आसपास। तो बड़ा थोड़ा सा वो होता है ना कि लगा पहली डिमोटिवेट। बार कि यार ऐसा क्या हो रहा है। हाँ, तो जब मुझे वो फील हुआ फर्स्ट टाइम, देन सेकंड पेपर हुआ तो धीरे धीरे मैं इंप्रूवमेंट करता गया अपने आप के अंदर। मतलब फिर मुझे एक चीज समझ में आई कि देख जो पेपर है वो जस्ट खुद के सेल्फ एनालिसिस के लिए है, मैंने कभी किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं किया। मतलब मैंने अपने आप से एक प्रकार से होता है ना लड़ाई किया कि मेरे लास्ट बार मेरा ये मार्क्स था, अब मुझे इससे अच्छा करना है, अगली बार मुझे इससे अच्छा करना है। तो मैं अपने आप को इंप्रूवमेंट करता गया, जिस मतलब रेगुलर करता गया। तो 11th मैंने काफी अच्छी स्टडी करी, जैसे मेरे 11th लास्ट तक काफी टॉप 100 में आने लग गया था मैं। एंड फिर हुआ ये कि 11th के लास्ट में जाते जाते जो मेरा कहीं ना कहीं संगति होता है वो थोड़ा मैंने हॉस्टल चेंज किया और वहां से थोड़ा सा इस टाइप का मेरे को माहौल मिला कि वहां पे बिल्कुल एजुकेशन का माहौल नहीं था। तो मुझे इतना पता नहीं था भाई कि फर्स्ट टाइम हम लोग घर से बाहर आए थे, तो कहीं ना कहीं हम उस माहौल में होता है कि हवा में आ गए। फर्स्ट टाइम हॉस्टल में जाते हैं तो नई नई चीजें पता चलती हैं, नई नई मतलब मोबाइल उस टाइम हम लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया। फेसबुक का जमाना था उस टाइम पे, हम रात को मतलब वेट क्या करते थे ऐसे, मतलब एक हमारे हॉस्टल में एक दोस्त था मतलब, तो उसके वो फेसबुक मतलब उसके पास एक मोबाइल था एंड्रॉइड, उसके अंदर फर्स्ट टाइम मैंने फेसबुक चलाया था। तो रात को मतलब हमारे वहाँ पे बारी आती थी ऐसे एक एक घंटे के लिए, रात को 3 बजे तक वेट किया हमने, मतलब तब जाके हमारी फेसबुक चलाने की बारी आई। तो वो भी आज एक जमाना था। एंड बिल्कुल। वहां से जर्नी फिर मतलब आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, और वो मेरा जो टाइम पीरियड था उसके अंदर मैं स्टडी से थोड़ा सा साइड हट गया, मतलब मेरा जो माइंड था। देन मेरा 12th की स्टार्टिंग का जो पीरियड था उसके अंदर भी मतलब हाफ 12th तक मेरा ज्यादा स्टडी को लेकर फोकस नहीं रहा, मैं इधर उधर की चीजों में थोड़ा सा ज्यादा हवा में आ चुका था। फिर धीरे धीरे मतलब जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब बट मैंने कभी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टडी ब्रेक किया, मैंने कभी नहीं किया। मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को मतलब मैं दोनों टाइप से स्टूडेंट रहा हूँ। जैसे मेरे क्लास में सबसे तो अच्छे मतलब बच्चे होते थे एक प्रकार से, वो भी मेरे फ्रेंड्स थे। एंड सबसे लास्ट में जो टपोरी वाले लोग होते हैं वो भी मेरे फ्रेंड सर्किल थे। मैं दोनों सा टाइप मेरे फ्रेंड सर्किल रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो एकदम नीचे वाले मतलब एक प्रकार से हैं वो जब मेरे को एकदम टॉपर्स के साथ देखते थे वो सोचते थे यार तुम इनके साथ क्या कर रहे हो, और जो टॉपर्स कभी मेरे को उनके साथ देखते थे वो सोचते थे तुम इनके साथ क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मतलब मैंने कभी एजुकेशन में बिल्कुल ब्रेक नहीं किया, मैं कोचिंग्स वगैरह रेगुलर स्टडी जरूर करता था, बस सेल्फ स्टडी मेरी कम हो गई थी। जिसका मुझे लॉस ये हुआ कि विद मिड ऑलमोस्ट ट्वेल्थ के बीच में जाके मतलब लगभग मैंने मेरे को समझ में आया कि हाँ बेटा अब तुम जिद करके आए हो ना अब वो पूरा करना पड़ेगा, वरना जाके क्या मुंह दिखाने वाले हो घर पे। तो बस उसी लिए फिर मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया, मैंने सेल्फ डिसिप्लिन को लेके आया। मैंने अलग से हॉस्टल से निकाल के अपने आप को एक रूम लिया, वहां पे मैंने शिफ्ट किया। एंड वहां पे मैंने बिल्कुल 3 से 4 महीने बिल्कुल दबा के प्रिपरेशन किया। तो मेरे को बस एक प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी क्योंकि 10th क्लास में परसेंटेज नहीं थी उस वजह से मुझे बोर्ड एग्जाम लिखने का प्रैक्टिस नहीं था। तो इन 12th क्लास मुझे एक साल सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि मुझे आता तो बहुत कुछ था पर मुझे लिखना नहीं आता था। क्योंकि पहले जेई में भी ये जेई में आपको पीसीएम का प्रिपरेशन किया जाता है, हिंदी इंग्लिश आपको नहीं सिखाया जाता है कहीं ना कहीं। और लिखने वाले आपको जैसे बोर्ड्स में बहुत अच्छा सुंदर सुंदर लिखने में नंबर आते हैं, वो आपको वहाँ पे पीसीएम मतलब कोचिंग्स वगैरह अंदर नहीं सिखाया जाता है। तो मुझे सबसे बड़ा इश्यू हुआ ये कि जैसे मैथ्स का क्वेश्चन आता था, अब हम तो जेई के अंदर ये लेवल से पढ़ते थे कि वो क्वेश्चन जस्ट दिमाग में सोल्व कर लेते थे। तो अब ये वही की जो बोर्ड का एग्जाम था उसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन लिखा एक स्टेप लिखा डायरेक्टली आंसर लिख दिया हमने।
तो ऐसे करके तो मार्क्स बहुत कम आए, एंड इंग्लिश में मेरा बहुत वीक था। इस वजह से मतलब इन ट्वेल्थ क्लास हुआ ये कि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जेई का वो क्लियर हो गया था, मुझे कॉलेज मिल रहा था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ट्वेल्थ क्लास की एक मिनिमम कट ऑफ होती है, जैसे अभी 75% चाहिए होता है, जब हम प्रिपरेशन करने गए थे उस टाइम 60% रिक्वायरमेंट होता था। और जब ट्वेल्थ में थे उस टाइम रूल्स चेंज हुए थे, उस टाइम ये था परसेंटाइल निकलता था, 220 परसेंटाइल बोलते थे उसको, तो उसकी कट ऑफ हुआ करती थी। और तो मेरे टाइम में जो कट ऑफ थी वो थी 68.2%, एंड मेरे बने थे 67.8%। 10.4% की वजह से मुझे वापस से ड्रॉप लेना पड़ा, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं चूज कर सकता, मेरा जेई में रैंक था बट फिर मुझे कॉलेज नहीं मिल सकता। देन मैंने वापस एक साल ड्रॉप का डिसीजन लिया, मतलब कि मुझे ड्रॉप करना है। एंड फिर वहां से अगेन जर्नी स्टार्ट हुई, एक साल दबा के वापस से पढ़ाई किया, ट्वेल्थ मैंने दोबारा किया साथ में कंप्लीट। एंड सेकंड टाइम ट्वेल्थ मेरी स्टार्टिंग से अच्छा करके चला मैं, एंड सेकंड टाइम आई गॉट 80% इन ट्वेल्थ क्लास। एंड जेई का जो मेरा एग्जाम था उस टाइम फिर से एक इंसिडेंट हुआ था सर, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। मेरे को आज भी याद है, मेरी एग्जाम की डेट थी 24 मई। एक मिनट मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा कि जो आपकी जर्नी रही है इससे रिलेटेड काफी जो डाउट्स है वो मेरे दिमाग में आए हैं, जो कि हर बच्चे के दिमाग में आते हैं, जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। तो मैं वहां से आपको कुछ एक क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, जो आपकी आगे की जो जर्नी है उसके बारे में हम थोड़ी सी देर बाद हम बात करेंगे। नरेंद्र, आपने मेरे को बताया कि आप हॉस्टल में, आपने बताया कि मतलब क्लासरूम में जो बैक बेंचर्स होते हैं और एक जो टॉपर्स होते हैं उन दोनों के साथ आपका बिल्कुल अच्छा जमता था। मतलब पीछे भी आप कोऑपरेट करते थे, आगे भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आप ऑलराउंडर थे, हार्दिक पांड्या थे। मान सकते हो ओके, लाइक। आपको कह रहा था कि आप जैसे कि हर बच्चा चाहता है कि हम दोनों चीजों के साथ कोऑपरेट करके चले, उन चीजों को बैलेंस करके चले, पढ़ाई भी करें, मौज मस्ती भी करें। तो यहाँ से मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि आपने इन चीजों को किस तरीके से बैलेंस किया, कि आप पढ़ाई भी किया आपने और अपने पीछे अपने दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड किया। इसकी सबसे बड़ी एक तो वजह ये थी कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो 9th क्लास तक का स्टडी रहा था, तो वो बैक बेंचर्स वाला भी रहा था। बोले तो एमबीबीएस मास्टर्स ऑफ बैक बेंचर्स बोल सकते हो आप, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आफ्टर देन वाई ये कि जब मैं कोचिंग में गया तो क्योंकि मेरी मजबूरी थी पढ़ना, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मतलब मैं घर से ऑलरेडी फोर्सफुली, मतलब मैं खुद, जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि उनके घर से उनको भेजा जाता है प्रिपरेशन करने के लिए, मैं जबरदस्ती आया था। तो मैं अगर नहीं करके जाऊंगा तो मैं जाके गाँव में क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, मेरे पास एक ये बहुत बड़ी वजह थी करने की। तो इसलिए अब मैं, जैसे जो आपने सवाल पूछा है कि मैं कैसे इसको मैनेज कर पाया दोनों चीजों को, तो फिर मेरा प्रायोरिटी बहुत फिक्स होता था कि मुझे कब क्या काम करना। जैसे मेरा कोचिंग का टाइम होता था तो मैंने कभी भी कोई भी कोचिंग क्लास मिस नहीं करी, मतलब मैं जो काम मुझे करना होता था मुझे करना होता था, आपको मैं बताऊं। अब जैसे मेरा जो शेड्यूल होता था उसमें प्रायोरिटी में हमेशा मेरी कहीं ना कहीं वो जो स्टडी होता है वही रहता था। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताता हूँ कि लाइक जैसे संडे को हमारी एग्जाम हुआ करती थी, जो भी 7 6 में हम पढ़ते थे उसका संडे को एग्जाम होता था, हर संडे। तो अब मेरे जो बहुत सारे लफंगे वाले दोस्त होते थे वो क्या करते थे, 12 बजे उठते थे, दिन में मूवी देख के आते थे, ठीक है, गर्लफ्रेंड्स वगैरह साथ में देख के आ सकते हैं, उधर उधर मतलब मूवी देख के आते थे, ठीक है। हम क्या करते थे, हम भी मतलब मूवी देख के आते थे, बट हम सुबह 12 बजे नहीं उठते थे, हम 9 बजे उठते थे, एग्जाम देके आते थे मतलब पहले। और 6 दिन जो भी पढ़ाई करी उससे हम लोग एग्जाम देके आते थे, भले हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, डजंट मैटर मतलब भी, बट हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम आलस करके एग्जाम नहीं दिया, मतलब समझ पाए, हम एग्जाम देके आते, हम भी मूवी देखते थे, हम एग्जाम देने के आने के बाद में रात को मूवी देख के आते थे। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरा जो ये मिस दोनों साइड का जो मैचिंग रहा है, मतलब उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जेई का जो था मेरे पास, मतलब मेरा वाई क्लियर था। देखो मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा, लाइफ में कुछ भी करना है दो चीजें होती हैं, वाई एंड हाउ। वाई एंड हाउ, एक वो काम आपको क्यों करना है, एक वो काम आपको कैसे करना है। तो आपका सबसे पहले वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आप मतलब ही भटक जाएंगे बहुत ज्यादा, और अगर आपका वाई बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है तो आप भटकेंगे ना, हो सकता है थोड़ा बहुत भटके, बट जो आपका वाई है वो आपको वापस से उस गोल के ऊपर ले आएगा कहीं ना कहीं। तो मेरा भाई हमेशा क्लियर होता था। और मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन किया करता था सुबह सुबह, मतलब जैसे बहुत बार कि मैं क्या सोचता था, जैसे हमारे कोचिंग में वहां पे एक चलन होता था, जो भी अच्छी रैंक के साथ बच्चे निकलते थे उनका बढ़िया से एकदम माला वाला पहना के स्वागत होता था, जूस निकाला जाता था। तो मैं भी इस चीज को विजुअलाइज किया करता था कि यार इस टाइम से हमारी भी बढ़िया रैंक आएगी, मैं भी एक दिन जबरदस्त तरीके से माला वाला पहनाया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं। तो मैं एकदम वो पोस्टर चिपका के रखता था, जो भी मेरे इस टाइप के लोग होते थे, मतलब जो हमारे वहाँ पे जिनका सिलेक्शन वगैरह होता था मेरे दीवार के ऊपर। तो उससे मुझे सुबह से वो देखने को दिमाग में वो रिलेटेड होता था कि यार मुझे इस टाइप से ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं उस चीज को कभी भूला नहीं कि मैं सीकर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे किस वजह से आया हूँ। और सबसे बड़ी वजह ये थी, इसलिए मेरी प्रायोरिटी में हमेशा स्टडी रहती थी। बाकी मैंने मस्ती भी बहुत करी है, हालांकि मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत बार लोगों को देख के इस टाइप से होता था कि यार मैं ऊपर, जब मेरे को बेंच बेंच से देखते थे कि यार मैं इनके साथ में हूँ, तो उनको लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है। और जब वो देखते थे उनको लगता था कि मैं इनके साथ कैसे जा रहा हूँ, मतलब ही। तो वो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मैच करके जरूर चला, मतलब ही। और मैंने बहुत सारी मस्ती करी, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने एकदम रगड़ के डिसाइड करी है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या होता है, मैं एक जरूर आपको टिप्स देना चाहूंगा कि बिल्कुल जेई के प्रिपरेशन में बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब हार्ड वर्क तो करते हैं बट नॉट राइट डायरेक्शन। आप पढ़ तो रहे हैं, आप स्टडी कर तो रहे हैं, बट एक्चुअली जेई में क्या पूछा जा रही है आपको पता है?
ये तो पता होना बहुत जरूरी है। मतलब जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां पे, वो किस माइंडसेट के साथ में पूछे जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग मैंने आपको देखा, जैसे मैं आपको बताऊं, जो मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे, पता नहीं कितनी कितनी गाइड सोल्व किया करते थे। मतलब मैंने जिंदगी में कभी कोई गाइड एक्स्ट्रा सोल्व नहीं करी, जो कोचिंग्स का मटेरियल था मैंने वो किया, एंड साथ में एक आधी दो गाइड जो हमको कोचिंग वालों ने रिकमेंड की थी, मैंने वही किया था। तो मैं ये क्या बताना चाहूंगा कि आप मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही सटीक पता होना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कहाँ पे जाके, मतलब क्योंकि जेई का जो होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, जेई एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, वहां पे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। अब एक चैप्टर में हद मार के 15 से 20 कॉन्सेप्ट होते हैं, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई करना है। जब जेई में क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स होते हैं, एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का यूज किया, एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का यूज किया, इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपको वो थोड़ा सा जरूर, मतलब स्टडी आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल नरेंद्र, एक स्मार्ट वर्क यार बहुत जरूरी है आजकल। राइट। ओके नरेंद्र, अभी जो एस्पिरेंट्स है 2021 के या फिर 2022 के या फिर जो भी आगे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा टिप देना चाहेंगे जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा? जरूर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा जो इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी देखो दिमाग में क्या आता है, बहुत बार अपन ऐसा होता है कि यार मतलब होता नहीं कि एक नेगेटिव फील इस सोच के आता है कि नहीं हुआ, तो मतलब एक इस टाइप से माहौल बना दिया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं कि यार आईआईटी नहीं निकला मतलब तो जिंदगी पता नहीं बर्बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पे कोचिंग वगैरह हम लोग इस टाइप का एक माहौल था, मतलब समझ पाए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि जो कहीं ना कहीं मतलब इस चीज के एक नेगेटिव इफेक्ट होता था उनके ऊपर। कहीं ना कहीं कैसे नेगेटिव इफेक्ट होता था कि वो जब अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जैसे 2 4 पेपर में मार्क्स कम आए, तो अब उनको लगता था मैं रेस से बाहर जा रहा हूँ, समझ पा रहे हो, तो मैं रेस से बस बाहर जा रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं तो फिर मेरा कुछ बचा ही नहीं, उनको ऐसा लगता था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइफ में सक्सेस होना का नॉट ओनली वन वे नहीं है आईआईटी। आईआईटी आपको एक जस्ट की एक लाइफ में एक डायरेक्टली थोड़ा एक अच्छी कॉलेज में जाने का ऑप्शन मिल रहा है, नहीं होता है तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि लाइफ में कुछ ऐसा होगा नहीं। देखो दोस्त, अगर आप में टैलेंट है ना, तो भले ही आईआईटी मिले या नहीं मिले, वो बाहर निकल के आएगा ही आएगा, समझ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल। आप अपनी क्वालिटीज पे फोकस करें हमेशा सबसे पहले, और कंपटीशन खुद से करें कि आप कितना बेस्ट कर रहे हैं। लोग बहुत सारे कंपटीशन में ही मतलब ही होता है ना कि भाई उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, इससे डिमोटिवेट होते रहते हैं। तो इसको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने आप से कंपेरिजन करें, खुद से लड़ाई करें कि आपने लास्ट पिछले एग्जाम में ये इतना स्कोर किया, जैसे समझ पा रहे हो, मुझे इससे इंप्रूवमेंट करना है। तो आप नहीं तो कभी आपको डिमोटिवेट आपका वो वाला फील आएगा, और हमेशा आप खुद अपने आप को इंप्रूवमेंट करते हुए जाएंगे। मैं आपको अगर स्टोरी अपना बताऊं, मतलब तो सिद्धार्थ, मेरी स्टोरी ऐसी रही कि मैंने, अगर मैं आपको बचपन से, जैसे आज मैं आईआईटी रुड़की में करंटली मेरा फाइनल ईयर अभी चल रहा है, और या जब मैं वहां पे कभी कभी दोस्त बात होते हैं, जैसे मतलब मैं बताता हूँ कि मैं यार मेरा इस टाइप से काम है जैसे है, बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता, बिलीव ही नहीं होता यार वहां से स्टूडेंट कैसे आ सकता है। तो बिल्कुल मैंने अपनी लाइफ में हमेशा एक ही पॉइंट पे काम किया है कि फिलोसफी पे, कि मैं हमेशा अपने आप से ही मैंने कॉम्पिटिशन किया है। तो मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूंगा जो इस बार प्रिपरेशन कर रही हैं, कि आप एक तो अपने आप से कंपटीशन रखें। सेकंड चीज, जैसे आपने बोला कि स्मार्ट स्टडी नहीं, हार्ड वर्क स्मार्टली। देखो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे पढ़ के एग्जाम बिल्कुल निकालोगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। बिल्कुल आपको अगर जेई का एग्जाम, जेई एंड नीट वगैरह, ये 2 3 ऐसी एग्जाम होती हैं जो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, तुक्के नहीं लग सकते हैं एग्जाम के अंदर, मतलब समझ पा रहे हो। नॉर्मल जो बिल्कुल पेपर आता है किसी भी कोई भी एग्जाम का, उसके अंदर ABCD 4 ही ऑप्शन होते हैं करने को, समझ पाए। तो बिल्कुल उसमें प्रोबेबिलिटी होती है क्या, तो आप तुक्का भी मारो तो 25% चांसेस सही हो जाएंगे। बट जेई को जो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर क्या होता है, 16 ऑप्शन आते हैं कि आपके चारों में से 4 ऑप्शन हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें ABC आंसर हो सकता है, जिसके अंदर 4 बिल्कुल हो सकते हैं, मल्टीपल जैसे चॉइसेस क्वेश्चन होते हैं आंसर्स, जिसके अंदर आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुक्का लग पाएगा। तो वहां पे आपको प्रिपरेशन मतलब मेहनत करना पड़ेगा। अब वो मेहनत सही डायरेक्शन में बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूँ दोस्त, जैसे आप सुबह दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और आपकी मंजिल है कहाँ पे, आपको जाना है मुंबई, ये आपका जेई एग्जाम निकालना है आपको। अब अगर आप गलत डायरेक्शन में रेस लगा रहे हैं, अगर आप देहरादून के साइड में रेस लगा रहे हैं, तो आप अगर हुसैन बोल्ट से फास्ट भी भाग लिए ना, तो भी आप मुंबई, आपकी जो मंजिल थी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल दोस्त, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको राइट डायरेक्शन पकड़ना बहुत जरूरी है मेहनत के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो डायरेक्शन कैसे, इसके मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको जो जेई के एग्जाम जो बनाने बैठते हैं, जो लोग उसका पेपर बनाते हैं, उनका माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं आपसे। वो रटाफिकेशन नहीं चाहते हैं। आईआईटी के अंदर मैं आपको ये बात हालांकि पर्दे पे बोल रहा हूँ, बट ये जैसे मैं अपनी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइक मेरी कोचिंग में, या फिर जो भी मेरा फ्रेंड सर्किल है, मेरिट के जो बच्चे होते हैं 95+, रेयर केस में उनका सिलेक्शन होता है, मतलब मैक्सिमम जो सिलेक्शन रेशियो होता है जेई का, वो 80-90 के बीच वाला होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह क्या होती है, कहीं ना कहीं आपको आईआईटी आपका माइंड सोचने से चेक करता है, आपका रट बिल्कुल मतलब रट कितना सकता है, हम ये नहीं चेक करने वाला है वो। मैं सोचेगा आप डिफरेंट कितना सोचते हैं। लाइक 10 लोग हैं एक क्वेश्चन के अंदर, नो एक सेम तरीके से सोचते हैं, 10th वाला जो डिफरेंट कुछ सोच पा रहा है कि नहीं, सोच आईआईटी ये देखती है आपका माइंड सेट जो है, आईक्यू लेवल बोल सकते हो आप, या फिर मतलब कॉमन सेंस वहां पे बहुत चेक किया जाता है कहीं ना कहीं। तो आपको वहां पे इस टाइप से अप्रोच लगाना है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, जो जब आप कर रहे हैं उसके अंदर। बिल्कुल। नरेंद्र, आप आईआईटी में नहीं थे, आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तब आप एक अलग नरेंद्र थे, और आईआईटी में जाने के बाद एक अलग नरेंद्र है। तो क्या आपकी मेंटलिटी राइट। में चेंज आया आईआईटी में जाने के बाद?
जरूर। इससे पहले मैं एक इंसिडेंट और शेयर करना चाहूंगा आप सब लोगों के साथ, मतलब हाँ बिल्कुल। जैसे जब मैंने डोप लिया था, हम्म। एंड उस टाइम जब मेरी एग्जाम थी 24 मई, आज भी मुझे याद है वो डेट। एंड उससे जस्ट 3 डेज पहले 21 मई को मेरा आइज का सर्जरी हुआ था, राइट आइज का, इस आंख का। ओके। एंड उस टाइम मेरे लगी थी, मतलब 20 मई को मेरे को लगी थी आइज में, मैं उसका पेपर का वो निकलवाने जा रहा था, जो अपना होता है जिसे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, जो। हाँ, तो उस टाइम वाकई कि मैं एक अंकल थे हमारे जहाँ पे मैं रहता था, उनके साथ में वो बैडमिंटन खेल रहे थे, मतलब ही, और स्टिक लगने की वजह से मैं ग्लास लगाता था, तो मेरे आंख में चुभ गया, तो मेरा जो आई का स्किन होता है वो ब्रेक हो गया था, जिस वजह से मेरा लिक्विड वगैरह निकल के आंख का पर्दा फट गया, मामला शाप था पहले। तो 21 मई को मेरा आइज का सर्जरी हुआ था सुबह 11 बजे। एंड तो जब मेरा एग्जाम था 24 मई को, तब मेरे आंख पे पट्टी लगी हुई थी एक आंख पे, मैंने एक आंख से एग्जाम दिए बोल सकते हो आप। तो मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं होगा। जब मैं जेई की प्रिपरेशन करने गया था ना, तब भी मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं होगा, तुम्हारा तो 65% है, तुम्हारा तो 65% है, तुम क्या कर पाओगे यार, जो हमारा लड़का तो 90% वाला ही कुछ नहीं कर पाया। तो वो बात मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिल में छुपी हुई थी कि नहीं यार, जहां पे लोग है ना, अब एक इस टाइप से एटीट्यूड है बचपन से कि जहां पे लोग ये बोलते हैं बेटा ये काम नहीं होगा, वहां पे मेरे हुजबम्स आ जाते हैं कि बेटा आप तो यही करके दिखाना। यही करना है। तो कहीं ना कहीं मतलब वो एक एटीट्यूड उस टाइम से था। एंड देन मतलब जब मैं जेई का जो मेरा फाइनल एग्जाम था ड्रॉप के टाइम पे, उस टाइम फिर मेरे आंख में लगी और फिर लोगों ने बोला कि ये नहीं होगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल का था कि यार एक आंख खुली है ना, चलो पेपर निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब उसके बाद में जब मेरा एग्जाम हुआ, मुझे लॉस भी हुआ काफी सारा, मतलब बट फिर भी सेटिस्फाइड, मुझे एग्जाम मेरा ठीक ठाक रैंक से क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट आई गोट 289 AR रैंक मुझे मिला था। आफ्टर देन आईआईटी रुड़की मुझे कॉलेज मिला। तो अब आपने जो पूछा है कि जो डिफरेंट नरेंद्र बना आईआईटी जाने से पहले एंड बाद में, उसमें आपका एग्जैक्टली सवाल क्या था, कैन यू रिपीट प्लीज? चेंज इन मेंटेलिटी आफ्टर आईआईटी। ओके। बहुत ज्यादा चेंज हुआ। मैं जब कॉलेज में गया था, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आईआईटी का सबसे पहले जाने का मोटिव, मैं जब तक आईआईटी चला गया मुझे ये नहीं पता था मैं यहाँ पे क्यों आया। ओके। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि एक माहौल बनाया हुआ था जब हम प्रिपरेशन करते थे कि आईआईटी जाके बढ़िया पैकेज लगते हैं। अब हम उस टाइम, हालांकि अभी नहीं आता, उस टाइम न्यूज़पेपर में आईआईटी के पैकेजेस आया करते थे, 1.2 करोड़, 1.5 करोड़ इस टाइप से। तो बिल्कुल। हमको क्या लगता था कि भैया 1.5 करोड़ नहीं तो 50 लाख तो लग ही जाएगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। मतलब हमको नहीं पता था कि रियलिटी क्या होती है एक्चुअली में जाके। तो बस सिर्फ रुपया एक वजह थी कि जाके जो करना है बढ़िया प्ले, मतलब जैसे पैसे चाहिए, जस्ट इसके लिए आईआईटी जा रहे थे। समझ पाए? फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए, जाते मेरा एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बिल्कुल। कि मैं जब एक ऐसे एरिया से बिलोंग करके मैं गया था कि जहां से मेरा हिंदी तो छोड़िए आप, जो मेरा लोकल लैंग्वेज है मतलब वो हम लोग मतलब इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी भी अच्छे से नहीं आती थी हमको। और जब ओके। हम जब कॉलेज में गए, तो मैं फर्स्ट टाइम स्टेट से बाहर निकला था, मेरा फर्स्ट टाइम स्टेट से बाहर निकला था। एंड घर मेरे पापा को मैं जबरदस्ती साथ में लेके गया था कि पापा एक बार चलिए, आपकी साइन वाइन की जरूरत पड़ जाए, मतलब ही बाकी जो मैंने वहां पे क्या देखा, सब बच्चों को एकदम पेरेंट्स पूरी गाड़ी भर भर के छोड़ने आ रहे, मतलब एकदम इस टाइप से मैंने माहौल बना हुआ है। तो वहां पे जैसे मेरा रूममेट था फर्स्ट ईयर में, तो उससे मैं जाते ही रूबरू हुआ, मतलब ही तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। मतलब मेरा इंसिडेंट ऐसा था कि मैं लैंग्वेज के बैरियर के अंदर एकदम लो लेवल पे था कि मेरा इंग्लिश बिल्कुल कमजोर था। एंड जो मेरा फ्रेंड जो रूममेट था उसका हाई वाला इंग्लिश, तो वो अपने घर पे उसको जो छोड़ने आए थे उनके साथ में इंग्लिश में बात कर रहा था कहीं ना कहीं। तो उसको देख के फर्स्ट डे में डिप्रेशन में चला गया, अगर मैं आपको बताऊं तो, कि मैं कैसे यहाँ पे, मतलब मैं 2 से 3 दिन किसी से बात नहीं हुई उसको देख के, कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा इन चीजों को, मतलब मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा वहां पे जाके डिप्रेशन सा फील हुआ। एंड 2 से 3 दिन बाद मैंने धीरे धीरे उससे ओवरकम करके लोगों से बात करना, फिर मैंने अपने ढूंढने स्टार्ट किया। बोलते हैं कि जहाँ पे बोलते हैं कि आप एक जो दारू पीने वाला इंसान है उसको रेगिस्तान में छोड़ो आप, और रात को आपको ठेके में मिलने वाला है। तो वही कि इंसान अपनों को ढूंढ ही लेता है। तो फिर मैंने कॉलेज में तलाशना स्टार्ट किया कि मेरे टाइप के लोग किधर हैं, मतलब तो मुझे हिंदी मीडियम वाले मिलना स्टार्ट हुए। और फिर हम लोग महीने 2 महीने के अंदर जो 30 35 40 लोग थे हम अपने एरिया के हिंदी मीडियम के, सब लोग हम लोग मतलब एक तरह से ग्रुप हमारा बन गया था। और उसका दिक्कत ये हुआ कि उस टाइम हमको नहीं प्रॉब्लम आया कि उसकी वजह से हमको आगे क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, बट उससे हमको लॉस ये उठाना पड़ा कि पूरे फर्स्ट ईयर हम बिल्कुल बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। हम वो 30 40 लोगों का हमारा जो ग्रुप था जिसके अंदर सब लोग इस एटीट्यूड के थे, क्योंकि सबका लैंग्वेज मेरे बहुत सारे लोगों को पता, तो कि यार कहीं कुछ, जैसे मैं आपको बताऊं मैंने फर्स्ट टाइम जाके कई सारे ग्रुप्स वगैरह ट्राई किया, मेरे को कई मतलब बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर सिर्फ इंग्लिश नहीं अच्छी होने की वजह से या मीडियम सही नहीं होने की वजह से मेरे को मतलब कहीं ना कहीं वहां पे फेस करना पड़ा कि मैं वहां पे नहीं कर पाया अपने आप को उसके अंदर रजिस्टर नहीं कर पाया। तो फर्स्ट ईयर मेरा लास्ट तक फिर ऐसा हो गया था कि सेकंड सेमेस्टर में तो कि लैपटॉप लेके आया मैं, फिर तो एकदम जबरदस्त तरीके से सीआईडी देखना। इस क्योंकि हम लोग ऐसे थे कि मेरे घर पे कभी मैंने टीवी नहीं देखा था। जब टीवी लेके आए थे 10th क्लास में, उसके बाद में प्रिपरेशन करने चला गया था, तो एक दो नाटक जैसे सीआईडी वगैरह मुझे बहुत पसंद थे, तो मैंने कॉलेज में जाके निपटाना स्टार्ट किए। और कई सारे रिकॉर्ड बनाए मैंने वहां पे, जैसे सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता था, तो 25 एपिसोड मैंने कंटिन्यूअसली देखे हैं, आपको मैं बता सकता हूँ मतलब कॉलेज में किस टाइप के रिकॉर्ड बनते हैं। और फिर ऐसे करते करते फर्स्ट एंड उस टाइम इंटरनेट बहुत ही सुपर मिला हुआ था हमको, आईआईटी रुड़की का सबसे बेस्ट इंटरनेट था उस टाइम पे, मतलब जैसे आपको मैं बताऊं अनलिमिटेड नेट था। जैसे कुछ ऐसा था कि जैसे आप एक रेगिस्तान के पर्सन को जाके आप इंडियन ओशन में छोड़ दें, जिसने कभी पानी नहीं देखा उसके चारों तरफ पानी है। तो ये बिल्कुल। कुछ बिल्कुल। ऐसा था मतलब कि हम लोग की मूवी देख लें, ये देख ले वो देख ले, तो वो वहां तब तक हमको ये नहीं पता था कि आगे क्या करना है। बिल्कुल भी बस वहां तब तक कहाँ तक थिंकिंग कहाँ तक था, सोच कहाँ तक था, जस्ट 4th ईयर या 5th ईयर जो मेरा फाइनल लाना है वहां तक।
फिर ओके। सेकंड ईयर से जर्नी धीरे धीरे, सेकंड ईयर में मैंने एजुकेशन पे अपना फोकस करना स्टार्ट किया, मेरी ग्रेड वगैरह थोड़ा अच्छी रही, मेंटेन रही चीजें। और थर्ड ईयर में से मैंने एक डिफरेंट जर्नी स्टार्ट हुई। थर्ड ईयर के अंदर मैंने क्या हुआ, हमारे एक जैसे कुछ गेस्ट लेक्चर्स हुआ करते थे, तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के गेस्ट लेक्चर अटेंड किया था, नन अदर देन मिस्टर वेद बिंद्रा सर, उनका गेस्ट लेक्चर हुआ था हमारे कॉलेज में। तो वहां से एक बहुत ही इंसिडेंट हो गया, वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुआ कि उनके थ्रू पहले बार हमें जानने को मौका मिला कि आईआईटी एक्चुअली में जॉब क्रिएटर करने, मतलब निकलने के लिए बनाई गई थी, ना कि जॉब सीकर कर। वहां से आईआईटी का जो फाउंडेशन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि वहां से जॉब क्रिएटर्स निकले, नॉट जॉब सीकर्स। बट सिद्धार्थ, मुझे बताते हुए दुख होता है कि इस सोसाइटी की विडम्बना ये कि आज वहां से भी 95% जॉब सीकर्स निकलते हैं। तो मुद्दे की बात क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो बिल्कुल। वहां से मैंने एक डिफरेंट थोड़ा सा थिंकिंग होना स्टार्ट हुआ कि नहीं यार, पहले ट्राई करना कि कुछ अपना खुद का कुछ कर सके। ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो जॉब तो है ही ना लास्ट ऑप्शन, क्या दिक्कत है। पर ट्राई करते हैं खुद का ही कुछ हो जाए, तो हम लोग अगर 10 लोगों को भी जॉब दे पाए तो मेरी वजह से कहीं ना कहीं 10 लोगों को लाइफ में हेल्प हो गया। तो वहां से बिल्कुल। हमने एक डिफरेंट डिफरेंट आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। फिर वहां से मैंने लैंग्वेज का जो बैरियर था, 2 साल तक मेरा जो लैंग्वेज का इंग्लिश का बैरियर था, मैं उससे डरता रहा। आपको मैं बताऊं कि जैसे मेरे सामने कुछ भी इंग्लिश का आता, मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं इसको एक लाइन पढ़ के छोड़ देता था। तो तब तक मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। थर्ड ईयर से मैंने डिसाइड किया कि नहीं नरेंद्र, तू भागेगा नहीं, तेरा ये एटीट्यूड नहीं है भागने वाला। और तब से फिर मैंने ठान लिया कि आज के बाद कुछ भी मेरे सामने आएगा तो मैं विदाउट पढ़े नहीं छोड़ूंगा। और वहां से मैंने एक एक वर्ड सीखना स्टार्ट किया। मैंने अलग से मेरा एक डायरी बना जिसके अंदर मैंने मतलब डिक्शनरी टाइप जैसे वोकेबलरी अच्छी करना स्टार्ट करी। और इस टाइप से करके मैंने अपना जो इंग्लिश वाला जो मेरा, जिसके मैं बहुत ज्यादा लेक करता था, उस फैक्टर को मैंने सुधारना स्टार्ट किया धीरे 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 धीरे। और आज नो डाउट आपको मैं बोल सकता हूँ, इसका कोई इशू नहीं है, मैं आराम से बोल भी सकता हूँ इसके अंदर। तो फाइनली मेरा बिल्कुल। अभी बिल्कुल। आईआईटी से इंटीग्रेटेड एमटेक मेरा फाइनल ईयर है। एंड हॉप जो ये उसके बीच में कॉलेज ड्यूरेशन में हमने कैसा एक दो स्टार्टअप पे भी काम किया है मेरे फ्रेंड वगैरह साथ में मिलकर। तो वहाँ पे भी हमने अच्छा खासा टर्नओवर जनरेट किया है। एंड अभी भी हम कुछ आइडियाज पे काम कर रहे हैं। तो अभी आगे का मेरा प्लानिंग यही है कि हम लोग आने वाले 3 से 4 साल में एक अच्छा मतलब कहीं ना कहीं एक टर्नओवर जनरेट कर पाए और बहुत सारे लोगों को हम लोग हेल्प कर पाए कहीं ना कहीं। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा यार सिद्धार्थ, मुझे ये जानते हुए बहुत ही दुख होता है कि एक इंडिया अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्चुअली में जॉब सीकर ही बनाता है, एजुकेशन सिस्टम ही जॉब सीकर बनाता है, नॉट जॉब क्रिएटर। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जब ये बनाया गया था, आपको अगर नहीं पता हो तो आप जाके गूगल सर्च करिएगा थोड़ा सा। और जब ये जिस बंदे ने बनाया था उसका नाम है जॉन मैकेले मतलब ही। और ये सिस्टम बेसिक अपना जो सिस्टम हुआ करता था उसको डिस्ट्रॉय करके बेसिक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया गया था। किस लिए? बिकॉज ऑफ की उस टाइम, आज से कब की बात है, सो ऑलमोस्ट 100 ईयर पहले, मतलब जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था उस टाइम यहाँ पे उनका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। उनको क्या या। चाहिए थे? लो डिविजनल कलर कलर सॉरी। तो वो बनाने के लिए यहाँ पे अपना एक बेसिक सिस्टम उन्होंने तैयार किया कि बेटा तुमको जितना बताया जाए उतना काम करो, खुद का दिमाग मत चलाओ। तो वो सिस्टम डायरेक्टली अपने उठा के ऑप्ट कर लिया। आज आपको बताओ इंडिया में किसी भी सिस्टम में किसी भी स्टेट के मतलब अंदर मतलब आपको मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी दी नहीं जाती है कहीं ना कहीं। मतलब आप कुछ डिफरेंट करें लोगों से सोच के, ये कहीं ना कहीं मतलब ये बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। और आईआईटी में भी ये चीज आपको प्रभाव देखने को मिलता है। वहां पे आपको मैं एक डेटा शेयर करना चाहूंगा, ये मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको ये प्रूव करता हूँ आपको। दुनिया में एक लिस्ट निकलता है ग्लोबल फॉर्च्यून 500। ये क्या है? आई थिंक हो सकता है आपको पता नहीं है। तो ये टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट निकलती है हर साल, जो कॉर्पोरेशन होते हैं। और मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट 2017-18 का मैं डेटा आपसे शेयर करता हूँ। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जो लिस्ट में जो नाम थे अपनी कंट्री से, अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 20% पॉपुलेशन है दुनिया में इंडिया का। तो ऑलमोस्ट 20-100 नाम होने चाहिए 500 में से। बट ये बताते बहुत दुख होता है कि जस्ट 7 नेम ओनली फ्रॉम इंडिया। और मजे की बात जानते हैं सर क्या है? उन 500 कंपनीज को जो चलाने जो सीईओ हैं उनमें से 43 के इंडिया के हैं। तो अपन क्या देखते हैं, मतलब ये चीज इस बात को प्रूव करता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, जो मतलब सीकर्स तो बहुत अच्छे बनाता है बट जॉब क्रिएटर्स नहीं बनाता है। आज आप देखिए ना, बड़ी कोई भी ब्रांड उठा लीजिए, मतलब हर जगह यूजर्स यहाँ से मिलेंगे हाईएस्ट। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह हाईएस्ट यूजर्स फ्रॉम इंडिया, बट नॉट सिंगल प्लेटफॉर्म फ्रॉम इंडिया। तो ये चीज क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग मतलब वही कि आज अपना यूथ कहाँ लगा हुआ है, मतलब ये सब लोग मतलब समझ रहे, यहाँ पे अपन लोग बैठ के पबजी खेलते हैं, उसका रुपए कोई और कमा रहा है। अपन लोग बैठ के दर दर के वीडियो बनाते हैं, एक्चुअली उसके पीछे इमोशनल स्ट्रेटेजी होती है, वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की सबसे बड़ी पावर क्या है, हर एक अपना पीएम आके लाल किले से एक बात बोलता है कि इंडिया इज द यूथेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इज द स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ आवर कंट्री। बट वही सबसे स्ट्रॉन्ग जो पावर है ना, वही आज सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी कंट्री, क्योंकि वो तो यूथ है। आज ये यूथ ऑलमोस्ट 17 साल से लेकर 25-30 साल के बीच में 25 से 30 करोड़ लोग हैं इंडिया में। बट ये सारे के सारे लोग, प्रॉब्लम क्या है, इनमें से 99% लोग पेरेंट्स पे डिपेंड है आज भी 25 तक। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होता है खुद का वो जीरो है, तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी आप सोचिए एक बार। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है। तो ये थोड़ा सा माहौल हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग इस पर दिन रात काम भी कर रहे हैं यार कि इसको हम लोग चेंज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग अपनी अवेयरनेस पहुंचाएं। और हम लोग कई सारे प्लेटफॉर्म पे काम भी कर रहे हैं, तो जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। सो थैंक यू। नरेंद्र, काफी कुछ सीखने को मिला यार। इतनी नॉलेज आपको, इतनी मतलब इतना इतना आपने स्टडी कर रखा है इन चीजों के बारे में। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे अपने स्टार्टअप के लिए अभी करंटली। यस। नरेंद्र, काफी मजा आया मेरे को आपसे बातें करके। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो आईआईटी जे का प्रिपरेशन था, 12th क्लास में आपने बताया कि मैंने ड्रॉप कर लिया।
एंड आपने ड्रॉप करने के बाद जब ड्रॉप किया, और उस टाइम उससे पहले ड्रॉप करने से पहले जब आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तब भी आपके जो फैमिली मेंबर्स थे वो थोड़ा सा आपको अपोज कर रहे थे कि आप मत जाओ, इस चीज के अंदर सक्सेस नहीं है, नहीं हो पाएगा। और उसके बाद +2 में 65% के आसपास आपके जब आए, और उसके बाद भी आप ड्रॉप के लिए गए, तब भी सभी ने आपको अपोज किया कि यार नहीं होगा। जब 90 वाले का नहीं हो रहा तो तेरे 65 आए यार, तेरा कैसे होगा? इस चीज को आपने किस तरीके से हैंडल किया? क्योंकि एक प्रेशर आ जाता है दिमाग पर कि राइट। ना मेरे पास कुछ है अभी एक अपने आप को प्रूव करने के लिए, एंड थोड़ा प्रेशर था। उस प्रेशर को और इस सिचुएशन को आपने किस तरह से टैकल किया? थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, प्लीज थोड़ा सा फटाफट। ठीक, ओके। पहले तो मैं आपको जैसे बताऊं कि 10th क्लास में जैसे आपने बताया कि मेरे 65% होने की वजह से मुझे बहुत सारे लोगों ने अपोज किया, तो मैं अपना डिसीजन लेके आया कि नरेंद्र एक बात तू सोच, आज से 10 साल बाद तेरी लाइफ किस चीज पे डिपेंड करेगी, जो तू आज करेगा, ना कि किसी और इंसान के उस पर वो क्या बोले, चाचा क्या बोले, मामा क्या बोले, ताऊ क्या बोले। क्योंकि मैं लाइफ को, सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूँ। आज से 10 साल बाद अगर मैं मेरे खाने के, अगर मेरे घर पे पैसे नहीं होंगे ना, तो मुझे कोई भी चाचा मामा ताऊ रुपए देने वाले नहीं आएगा। तो लाइफ में बिल्कुल। मैंने बचपन से हमेशा अपने डिसीजन लिए हैं लाइफ में, हमेशा से मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसी के साथ मेरे 10th क्लास के बाद मेरा डिसीजन था कि मुझे जेई का प्रिपरेशन करना है। फिर 2 साल की जो जर्नी रही आपको मैंने बताया, आफ्टर 12th क्लास मेरा जेई के लिए वहां पर 12th नहीं होने की वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। वो एक बहुत मेजर मेरे लिए बोल सकते हो कि आप डिसीजन था। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे 12th भी दोबारा साथ में करनी थी। जेई तो करना ही करना है, 12th भी दोबारा कंप्लीटली साथ में करना है। तो सबको इनसिक्योरिटी थी, घर वालों को भी बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी कि दोनों वापस कैसे मैनेज हो पाएंगे साथ में। वो बोलते हैं कि इधर का ना उधर का रहा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे 12th क्लास के साथ में ट्रिपली मिल रहा था, जो मतलब एनआईटी है, मतलब मैं वही ले लूँ, घर वालों की यही चॉइस। बट सिद्धार्थ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखा है मैंने। तो वही था कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल लूंगा चीजें। मतलब दोस्तों जो भी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ड्रॉप पे कंफ्यूजन रहते हैं कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वजह है कि आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है कि यार आप अच्छी रैंक के लिए जाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, फिर आप कर लेंगे। आप खुद डिलेमा में चल रहे हैं कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, कहीं ये नहीं हो जाए, यही है। तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप जो आपको अच्छा मिल रहा है वही लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसा मतलब। बट आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं आराम से क्लियर कर लूंगा, मैं निकाल सकता हूँ चीजें, तो फिर जरूर आप ड्रॉप के लिए लेके अच्छी रैंक के थ्रू अच्छी कॉलेज में भी जा सकते हैं। और जो आपका एग्जैक्टली सवाल था कि सर मैंने इस चीज को ओवरकम कैसे किया, तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, ड्रीम। मुझे नहीं पता था कि आईआईटी जाके क्या होने वाला है, बस मुझे ये पता था कि आईआईटी क्यों जाना है। कैसे जाना है सिखाने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत कोचिंग्स हैं, बहुत मटेरियल मिल जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए आपको क्यों जाना है। जो ड्रीम आपके सामने, जो गोल आपके सामने है, वो आपका डिफाइन होना चाहिए, आपको क्यों करना है, वाई। जितना वाई आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपको कभी भी किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर आप एक बस बोलते हैं कि दिमाग को एकदम वो फिल्टर लगा के रखेंगे, किसी की सुनना ही नहीं, आप अपनी सुनिए। देखो लाइफ में एक बात बोली जाती है कि वो लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं जो किसी की नहीं सुनते या जो सबकी सुनते हैं। जो किसी की नहीं सुनते वो ईगो में रहते हैं, मतलब कि भाई मेरे को तू क्या सिखाएगा, मेरे को तू क्या सिखाएगा। तो अब जेई के टाइम पे समझ पा रहे हो मैं किसकी सुनता था, मैं अपने घर वालों की नहीं सुनता। क्यों? घर वाले उस फील्ड में मुझे कैसे बता पाएंगे भाई। वही बात है कि जो इंसान ड्राइवर, जिसको ड्राइविंग की कभी सीट पे ही नहीं बैठा, आप उस इंसान से ड्राइविंग की राय कैसे ले सकते हैं। तो मैं इस चीज में बहुत क्लियर था। मुझे जेई का अगर किसी से राय लेना है, कोई एडवाइस लेना, तो मुझे जेई में जिसने अच्छी रैंक निकाली मैं उस इंसान के पास जाकर एडवाइस लेता था। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, जेई की एडवाइस लेनी है बट जाएंगे किस इंसान के पास जिन्हें 3 साल तैयारी तो करी है, टाइम पास किया तैयारी के नाम पे। वो आपको डिमोटिवेट करके ही भेजने वाला है हमेशा। बिल्कुल तो मुद्दे की बिल्कुल। बात क्या है, आप किसी भी फील्ड के अंदर आप जानना चाहते हैं तो उस फील्ड के एक्सपर्ट बंदे से जाके पूछिए, वो आपको एग्जैक्टली सही बता पाएगा। पहली गलती जो लोग करते हैं। दूसरी चीज जैसे आपको मैंने बताया कि वाई बहुत क्लियर होना जरूरी है कि आपको वो काम क्यों करना है, आपको आईटी क्यों जाना है। बस दैट्स इट। इसी के साथ बाकी मेरे ख्याल से और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी किसी को पर्सनल अगर किसी को मेंटरशिप की जरूरत है, किसी को कुछ इश्यूज है, तो मैं आपसे सिद्धार्थ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा जो मेल आईडी है वो जरूर साथ में अटैच कर दीजिएगा, तो मेरे को बिल्कुल डायरेक्टली पूछ बिल्कुल। सकते हैं तो किसी को कुछ इश्यू। बिल्कुल नरेंद्र की आपको सभी जो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नरेंद्र काफी मजा है यार आपसे बात कर। मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि किसी को सुनने में इतना मजा कभी नहीं आया मेरे को, कि आप सुन रहे हैं और इतनी ज्यादा चीजें, अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। आपकी जो स्ट्रगल, जो स्टोरी रही है, स्ट्रगल प्लस हार्ड वर्किंग, क्योंकि एक स्ट्रगल और हार्ड वर्किंग को हम अलग अलग चीज नहीं कह सकते। हार्ड वर्क आपने इतना ज्यादा दिखाया है अपनी मेहनत के लिए, अपनी इस आईआईटी के लिए, जो 3 साल आपने मेहनत किया। आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर प्रेशर था, आपकी कंपनी अलग थी, आपकी जो लैंग्वेज वाला जो बैरियर था वो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता रहा है, और हिंदी मीडियम ने आपने सब कुछ अचीव किया। नरेंद्र सच्ची में आप एक सभी के लिए बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल है। सभी आपसे काफी कुछ सीखेंगे। नरेंद्र थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैं अपनी 2 बातें जरूर बोलूंगा, उसके साथ अपनी जरूर। बातें मैं एंड करूंगा। 2 लाइनें बिल्कुल सुनाऊंगा, बातें क्या, 2 लाइनें बिल्कुल। कुछ ऐसे हैं कि घायल तो यहाँ पे हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ पे हर एक परिंदा है, पर जो गिर के उठा वही तो जिंदा है। तो वाह। दोस्तों लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, उनमें नहीं घुसना है। दोनों आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी डाउन्स नहीं आए।
ये कैसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन दोनों आएंगे, आपको दोनों फेस करने हैं। तो इसी के साथ अपनी बातें एंड करते हैं। सो अगेन थैंक यू सिद्धार्थ फॉर इनवाइटिंग मी। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच नरेंद्र, बाय।